Chapter 1, the Indian Constitution. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल. तो हमें एक गेम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो हम देखते हैं. अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड. ऐसी गेम जो हमने खेली है या फिर सुनी है. एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर्स फिट. फुटबॉल आपको पता है कि हम किससे खेलते हैं, अपने पैरों से. तो फुटबॉल के कुछ रूल्स है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर देन दिस इज़ कंसिडर्ड अ फाउल. अगर फुटबॉल खेलते खेलते बॉल हमारे हाथ को लग गई तो क्या कहलाएगा? फाउल. सो इफ़ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, अगर फुटबॉलर जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो अपने हाथ से फुटबॉल को पास करने लगेंगे तो क्या वो एक्चुअल में फुटबॉल कहलाएगी? नहीं. सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स. तो बाकी की वैसी जो गेम्स हैं जैसे कि हॉकी, क्रिकेट और बाकी कोई भी गेम, उसके अपने अपने रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से गेम खेली जाती है. ईच ऑफ दिस रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. जिससे पता चलता है कि ये सारी जो गेम है वो अलग अलग है और उनके जो रूल्स हैं वो उनके हिसाब से बनाए गए हैं. एंड दीज आर फंडामेंटल टू द गेम. वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. मतलब ये जो रूल्स बनाए उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. We can also call, like these games, a society also have constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kind of societies. जैसे गेम में कुछ सेट ऑफ रूल्स होने ज़रूरी है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश के भी ऐसे कुछ रूल्स होने ज़रूरी है. इन लार्ज सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. तो ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट में फाइल किए गए होते हैं. रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा है इसे. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन, या फिर ये कैसे लिखा गया है, हु रॉट इट, किसने लिखा है. इस चैप्टर में हम सब डिस्कस करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इश्यूज एंड लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज. वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? तो पहले हम ये साइड वाला पैरा पढ़ लेते हैं. In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, इसने डिमांड की थी कि इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है. और ये बीच में जो खड़े है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, this assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. तो जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था तब ब्रिटिशर्स को हमारी बहुत ज़रूरत थी. तो हमने ब्रिटिशर्स के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की कि अगर इंडिया हेल्प करेगा आपको वर्ल्ड वार में तो हमें एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए. तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था उस वक्त कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाएंगे जहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे और हमारे बैठे होंगे. लेकिन इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की कि सिर्फ हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठेंगे. द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद ग्रेट आइडियलिज्म द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प प्रोड्यूस. यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में.